हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। देखने में छोटा लग रहा है, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या दिया हुआ है पैसेज में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इलिटरेसी रेट्स हैव डैश डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। कह रहा है दुनिया भर में जो इलिटरेसी रेट है वो पूरी दुनिया में कुछ दशकों से गिरी है, मतलब कम हुई है। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इज द शार्प इंक्रीज इन लिटरेसी रेट डैश यंग वुमेन। कह रहा है कि मुख्य कारणों में से एक कारण ये है कि यंग वुमेन में लिटरेसी रेट बढ़ा है, इसीलिए जो इलिटरेसी रेट है वो दुनिया में कम हुई है। Which is a result of specific dash designed to increase educational opportunities for girls। कह रहा है कि ये इस वजह से हुआ है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज बनाई गई है, किसके लिए? गर्ल्स के लिए, कि जिससे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब पढ़ाई लिखाई की जो अवसर है उनको ज़्यादा मिल सके, कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक उनके लिए बनाया गया है। डैश there are still an estimated 771 million illiterate adults in the world। कह रहे हैं कि ये अनुमान है कि 771 मिलियन अभी भी इलिटरेट जो हैं वो दुनिया में हैं। About 2/3 of whom are dash। अब यहाँ पे क्या होगा सोचो, पैसेज में लग रहा है ना कि वुमेन की बात हुई है, तो 100% यहाँ पे वुमेन होगा कि उनमें से 2/3 हिस्सा जो है वो औरतों का है, ये लड़कियों का है। गर्ल हो सकता है या वुमेन हो सकता है। ठीक, पहला वाला क्या होगा बताओ? वर्ल्ड वाइड इलिटरेसी रेट्स हैव डैश डिक्लाइन। हैव लगा हुआ है, रेट्स है प्लूरल आ गया यहाँ पर, हैव लग गया, डिक्लाइंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, इसीलिए सारे ऑप्शन में आपको एलवाई दिख रहा है। ठीक है, वियरली का मतलब क्या होता है? थके हारे ढंग से ना, मतलब थके हुए तरीके से, तो ये तो होगा नहीं। थर्डली, जब हम कोई मान लो यूएनसी में स्पीच दे रहे हैं तो कोई पॉइंट बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्टली ये चीज़ें हैं, सेकेंडली ये चीज़ें हैं, थर्डली ये चीज़ें हैं, तो ये पॉइंट बताने के लिए होता है। यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ रहा है। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, है ना, लगातार चीज़ें कम हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं, तो इसका मीनिंग आ रहा है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, है ना, कि किसी कोई एज अ रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या है किसी चीज़ का, तो ये भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्सिस्टेंटली। ठीक, वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर दिस डिक्लाइन इज द शार्प इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स डैश यंग वुमेन। क्या होगा? प्रीपोजिशन लगनी है यहाँ पे, ओवर लगेगा, बिटवीन लगेगा, अमंग लगेगा, अगेंस्ट लगेगा। भाई अगेंस्ट यंग वुमेन तो होगा नहीं। अमंग हो सकता है भाई, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आता है अमंग, ठीक है, ये हो सकता है। बिटवीन 2 लोगों के लिए आता है, ये तो होगा नहीं। ओवर मतलब ऊपर, तो ये भी मतलब नहीं है, तो क्या होगा? अमंग, क्योंकि यहां पे देखो वुमेन है, ई लगा हुआ है, काफी सारी समूह है। डैश डिजाइन टू इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स विच इज अ रिजल्ट, ये देखो विच इज अ रिजल्ट ऑफ किस चीज का? कोई चीज ऐसी डिजाइन की गई थी, चैंपियंस डिजाइन किए गए थे। चैंपियंस कोई मतलब निकल रहा है नहीं। कैमीसॉल, कैमीसॉल देखो एक ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों का कोई कपड़ा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैमीसॉल, ये नहीं होता। कैंपेन्स, हाँ कैंपेन्स हो सकता है कि कैंपेन्स डिज़ाइन किए गए होंगे कि उनके जो गर्ल्स के पास जितने भी अवसर हैं वो बढ़ें, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, हाँ ये हो सकता है। कैंपेनियंस का मतलब होता है साथी, तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? कैंपेन्स। ठीक है, अब डैश देयर आर स्टिल एन एस्टिमेटेड 77 मिलियन इलिटरेट एडल्ट इन द वर्ल्ड, अबाउट 2/3 ऑफ वुमेन आर। अब देखो चीज, यहां पे अभी बात कर रहा था एकदम अच्छी अच्छी, है ना, कि लड़कियों को कैंपेन डिजाइन किया गया, उनके लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, सब कुछ हुआ, फिर अब जो इलिटरेसी रेट है वो घट भी रहा है। यहां पे बात ये कह रहा है, अब ये अपोजिट बात कर रहा है कि 771 मिलियन अभी भी जो है ना नौजवान वो इलिटरेट है। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? अदरवाइज, दस, वेन एवर, हाउ एवर। वेन एवर का मतलब क्या होता है हिंदी में? जब भी, ये यूज नहीं होगा।
दस का मतलब होता है इसलिए, ये भी ऐसे यूज नहीं होता। अदरवाइज, अन्यथा, तो ये भी नहीं होगा। हाउ एवर कंट्रास्ट के लिए यूज होता है ना, हाउ एवर कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम हाउ एवर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था और दोनों के बीच में जो पहला वाला स्टेटमेंट था उसमें कंट्रास्ट था, अपोजिट मीनिंग थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ एवर दे आर स्टिल एस्टिमेटेड 770 मिलियन इलिटरेट एडल्ट्स इन द वर्ल्ड, अबाउट 2/3 ऑफ whom आर, उनमें से 2/3 क्या है, वुमेन है, मैन है, चाइल्ड है, वोमेन है। वो तो ये तो एक के लिए यूज होता नहीं होगा, चाइल्ड मैन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वोमेन होगा। ठीक है, चलो अब ये 6th वाला पैरादम्बल करो एक बार। ठीक है, खुद से ट्राई करो। दीज फिगर्स थ्रो एन अनफ्लैटरिंग लाइट ऑन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये खराब रोशनी डालते हैं गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट है या प्रॉमिस है। वो क्या कमिटमेंट है? टू स्ट्रेथन स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन को वो मजबूत करेंगे, एज वेल एज प्रोवाइड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड यूथ, और साथ ही साथ वो मतलब रेगुलर रोजगार देंगे जो यूथ या जो युवा एजुकेटेड है, शिक्षित हैं। एंड नॉट सरप्राइजिंगली, कह रहा है कि आश्चर्य नहीं होगा, द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नूह, जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है नूह का, अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम, एक तरीके से उसके पास कोई चीज है, मैक्सिमम क्या है, 4353 आउट ऑफ द 25,192 अनफिल्ड पोस्ट। कह रहा है कि 25,192 जो खाली पोस्टें हैं उसमें से 4,353 जो पोस्टें हैं वो तो नो की हैं और सबसे मैक्सिमम है उसके पास खाली पोस्टें। अंडर स्कोरिंग द डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो कमियां हैं, बहुत खराब स्थिति है, उसको उजागर करते हुए more than 20% of the total post of teacher in government schools across the state are lying vacant। कह रहा है कि 20% से भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं हरियाणा में। That nearly 12,000 posts are filled by guest teachers, और कह रहा है 12,000 पोस्टें जो हैं वो गेस्ट टीचर द्वारा फिल की गई हैं। And over 1,200 by teachers appointed by the हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, और 1200 जो टीचर हैं वो अपॉइंटमेंट किए गए हैं, मतलब अपॉइंट किए गए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब 6 महीने या साल भर या बस 2 साल भर। इज अनदर इंडिकेटर रिफ्लेक्टिंग पुअरली ऑन द खट्टर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड। कह रहा है कि ये एक और इंडिकेटर है जो कि एक तरीके से खराब रोशनी डाल रहा है जो खट्टर गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें एक तरीके से उसको खराब दिखा रहा है जो खट्टर जी की वहाँ पे गवर्नमेंट है। क्या होगा पहला सेंटेंस हमारा, खुद सोचो। देखो एग्जाम में इतना जब आपने लंबा पैराग्राफ पढ़ लिया है ना, सेंटेंसेस पढ़ लिए 5-5, अब हो सकता है कि जो 3 सेंटेंस हो ये इतने बड़े हो, भाई यहाँ पे आप लोग ने जिद कर ली कि सर एक ही स्लाइड में ले आइए, एक ही स्लाइड में ले आए, वहाँ पे तो जिद कर नहीं पाओगे जब पेपर आएगा। तो जो बड़े बड़े सेंटेंस होंगे वो पहले स्क्रीन में होंगे 3, फिर बाद में होंगे 2, फिर ऑप्शन दिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पढ़ते ही पढ़ते अंदाजा लग जाना चाहिए कि पहला सेंटेंस क्या होगा। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, ऑप्शन पे आओ। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस एक तो क्यू माना गया है और एक आर माना गया है, उसको तुरंत देखो, मीनिंग समझने से पहले डायरेक्टली पहले सेंटेंस पे जाओ ऑप्शन के आधार पर। अगर क्यू में जाते हो तो देखोगे एंड नॉट सरप्राइजिंगली। अब एंड से कभी देखा है तुमने कोई सेंटेंस या कोई ऐसे या कोई लेटर या कोई पैसेज स्टार्ट हो रहा है? कभी नहीं हो रहा है, तो इसको हटा दो। और मीनिंग भी नहीं निकल रही है कि ये आश्चर्य नहीं होगा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसके पास 4,353 सबसे मैक्सिमम पोस्टें हैं खाली, तो ये तो होगा नहीं। आर देखो, आर लग रहा है कि एक तरीके से स्टार्टिंग हो रही है, सॉरी एक तरीके से स्टार्टिंग हो रही है कि 20% जो पोस्टें हैं हरियाणा में वो खाली पड़ी हुई हैं, तो हम आर के साथ जाएंगे। इससे क्या होगा कि 2 ऑप्शन कटे। अब देखो क्यू और पी में या तो क्यू आएगा या तो पी आएगा, तुम्हें बस इतना ही डिसाइड करना है। अब आगे क्या होगा हमें क्या मतलब, आगे कौन सेंटेंस कैसे अरेंज है, हमें तो ऑप्शन से मतलब है। ये एग्जाम अप्रोच है, ठीक है। अगर हम आर के बाद क्यू रखते हैं मान लो, अब देखो आर ये है,
फिर क्यू आया, एंड नॉट सरप्राइजिंगली द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नो अकाउंट फॉर द मैक्सिमम। अगर हम आर के बाद पी रखते हैं तो क्या मीनिंग निकल रहा है कि पहले तो उसने बताया कि 20% जो पोस्टें हैं वो खाली हैं। पी के पास जैसे ही जाओगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है दीज फिगर्स थ्रो एन अनफैक्टरिंग लाइट, कि ये जो आंकड़े हैं, दीज फिगर्स लिखा हुआ है, एक आंकड़ा तो नहीं है, बहुत सारे आंकड़े हैं। आर में तो एक आंकड़ा दिया हुआ है 20%, फिर क्यू में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 4000, 25,000, और एस में भी कुछ दिए हैं 12,000, 1200। इसका मतलब पी जो था इन आंकड़ों के बाद आना चाहिए था, और पी हमारा लास्ट सेंटेंस होना चाहिए था। तो इससे हमें ये दिख गया कि आर क्यू पी एस पी ही हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है, इतना सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं सोचना होता। तो आर क्यू एस पी, ठीक है। अब ये 7th वाला खुद से ट्राई करो, जैसे बताया उस तरीके से करो। आई रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस सर्विस 6 months ago आफ्टर सर्विंग फॉर नियरली 38 years। कह रहा है कि 38 साल सेवा देने के बाद मैं 6 महीने पहले पुलिस सर्विस से रिटायर्ड हो गया। आई एम इवन इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग रोहडोडेंड्रन सैम्पलिंग्स फ्रॉम द हिमालय। कह रहा है कि मैं इस प्लानिंग में हूँ, इस प्रोसेस में हूँ कि मैं रोहडोडेंड्रन सैम्पलिंग जो पौधा है वो हिमालय से एक्वायर कर लूँ, ले लूँ। टू बी प्लांटेड अराउंड एन इरिगेशन पॉन्ड, कहाँ लगाने के लिए? इरिगेशन पॉन्ड के अगल बगल लगाने के लिए। देखा होगा गांव में तालाब होता है ना, जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं खेतों की, तो यहाँ वो उस पेड़ों को लगाने की सोच रहा है, ठीक। राइट नाउ, अभी आई एम प्लांटिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी प्लांट कर रहा हूँ, मतलब कॉफ़ी के पौधे लगा रहा हूँ, पेपर के लगा रहा हूँ, एरेंका नेट के लगा रहा हूँ, बनाना के लगा रहा हूँ, अवोकाडो फॉरेस्ट ट्रीज के लगा रहा हूँ, एंड सो ऑन विद एन ऑलमोस्ट मैनिएकल फ्रेंजी। कह रहा है पूरे उत्साह के साथ। मैनिएकल फ्रेंजी का मतलब यह है कि आपके अंदर कोई काम करते समय इतना ज़्यादा उत्साह हो कि दूर से देखने वाले को लगे कि आप पागल हो, ठीक। विद द हैप्पी रियलाइजेशन ऑफ हैविंग बिकम माई ओन मास्टर आफ्टर अ हाफ लाइफ टाइम। कह रहा है कि एक तो 38 साल उसने अपने जीवन के सर्विस में दे दिए, अब कह रहा है कि आधी जिंदगी देने के बाद अब मुझे क्या कहते हैं खुशी महसूस हो रही है कि रिटायर्ड होने के बाद अब मैं खुद का स्वयं का मालिक हूँ। आई डिसाइडेड टू गेट इन टू फार्मिंग इन कोडागू, इसीलिए उसने डिसाइड क्या किया है कि वो कोडागू में खेती करेगा। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? ऑप्शन को देखा, आर आर ओ, एक आर मिल गया। अब हो सकता है देखो यहाँ पे तो दो ऑप्शन में एक ही पहला आर यूज़ कर लिया और 2 सेंटेंस में ओ यूज़ कर लिया। हो सकता है एग्जाम में चारों में अलग अलग हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। विद द आर स्टार्ट करेंगे हम, विद द हैप्पी रियलाइजेशन, तो इससे नहीं मिल रहा है। साफ साफ हमको ये दिख रहा है कि ओ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी काम हुए हैं पी क्यू आर में वो उसके रिटायर्ड होने के बाद ही हुए होंगे। जब वो रिटायर्ड हो गया होगा, उससे पहले तो कर नहीं रहा होगा ये सब चीज़ें। तो साफ साफ दिख रहा है कि ओ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ओ के बाद लगा हुआ है क्यू और लगा हुआ है आर। सोचो क्या आएगा कि आर में यहाँ पे उसने डिसाइड किया है कि वो खेती करेगा कोडागू में, और क्यू में वो बता रहा है कि वो पौधे लगा रहा है कॉफ़ी के, पेपर के और सारे पौधे के। क्या रखोगे? और ओ के बाद आर को रखोगे जहाँ पे वो डिसाइड कर रहा है कि वो खेती करेगा, या क्यू में लगाओगे कि वो डिसाइड करने के बाद जब वो पौधे लगा रहा था उसको रखोगे? ओ के बाद आर रखोगे। उसके बाद उसने प्लांटिंग किस किस चीज़ की करी? इन सब पौधों की करी, तो क्यू आ जाएगा। और लास्ट में वो प्लान कर रहा है कि रोडोडेंड्रॉन सैम्पलिंग जो है, ये जो पौधा है हिमालय का, इसको वो इरिगेशन पॉन्ड की तरह आगे या पीछे लगा दे। तो ओ आर क्यू पी हमारा सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब 8th वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जैसे बताया उस तरीके से करो, या जैसे सही लगे वैसे करो। They have also been restrained from rejecting claims based on pre-existing conditions। कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा है कि वो पहले की जो कंडीशंस है उसके आधार में लोगों के क्लेम को रिजेक्ट ना करें। कुछ समझ में आया? ये वाले सेंटेंस है, नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो। इन एन एफर्ट टू मेक द हेल्थ केयर इकोसिस्टम मोर इंक्लूसिव। कह रहा है कि ये जो प्रयास करा जा रहा है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसको और इंक्लूसिव बनाने का। इंक्लूसिव मतलब
हमारे जो सोसाइटी है उसके हर सेक्शन के पास हेल्थ केयर सिस्टम पहुंच सके, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कास्ट का कोई भी इंसान हो, रिलीजन का कोई भी इंसान हो, उसके पास ये हेल्थ केयर सिस्टम पहुंच सके। इंक्लूसिव बनाया जा रहा है एंड एसेसिबल, और आसानी से पहुंच सके। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सभी को पता होगा इनका, हैज डन अवे विद द एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स फॉर पर्सन बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कह रहा है कि IRDAI ने एक मतलब एक तरीके से कुछ नोटिफिकेशन निकाला होगा जिसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई अब जो 65 साल की जो एज लिमिट थी उसको हटाया जा रहा है। मतलब क्या होता था कि 65 साल के ऊपर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता था, कि वो अब वो भी हेल्थ केयर या हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। ठीक है। द इंश्योरर्स कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू पॉलिसीज टू पर्सन विद सीवियर मेडिकल कंडीशन लाइक कैंसर, हार्ट और रेनल फेलियर एंड एड्स। कह रहा है कि अब जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस करते हैं, जो कंपनीज हैं, वो अब मना नहीं कर पाएंगी अगर कोई व्यक्ति उनसे इंश्योरेंस लेना चाहता है और उसके साथ साथ उसको कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट की दिक्कत है, रेनल फेलियर है या फिर एड्स की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन देके मना कर दें कि नहीं नहीं हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है। मान लो किसी को डायबिटीज़ है ना, और उसको टाइप 2 है या टाइप 1 है और उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब रहती है, तो अगर वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेगा तो उसको इंश्योरेंस वाले जल्दी भाव नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ हो गया, अभी हमें तुरंत पैसा देना पड़ेगा, इसकी वजह से। तो कह रहा है अब ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। इन अ रीसेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन, कह रहे हैं कि अभी अभी जो राजपत्र अधिसूचना निकाला गया है, द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज डायरेक्टेड, इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन है यहाँ पे? IRDAI है। उसने निर्देश दिए हैं इंश्योरर्स को, जो इंश्योरेंस करते हैं, टू इंश्योर दैट दे ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैटरिंग टू ऑल एज ग्रुप, कि वो जो उनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, वो हर एज ग्रुप को वो प्रोवाइड करें। ठीक है। क्या होगा पहला सेंटेंस? क्या लग रहा है? BCA। ए देखो उनको रोका गया, दे किसके लिए यूज हुआ है? पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा है? खत्म। बी वाला देखो, दो ऑप्शन है। सी को देख लेते हैं पहले। द इंश्योरेंस कैन नॉट रिफ्यूज, ये तो IRDA बता रहा है ना सी वाले को कि वो अब ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब IRDA वाले पहली लाइन आएगी। तो बी में IRDAI ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई 65 साल के ऊपर का अब इंश्योरेंस अब आपको देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते उसको। तो हम बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जब ये IRDAI की बात हुई तो अब तुरंत वो नोटिफिकेशन निकाला होगा उन्होंने, तो उन्होंने यही बोला है कि अब आपको हर एज ग्रुप को क्या कहते हैं, इंश्योरेंस देना होगा। तो BD। अब यहां पर दे आएगा, ए वाला आएगा कि उनको इससे रोका जा रहा है कि आप उनके जो क्लेम है कि जो इंसान मान लो इंश्योरेंस लेने गया है, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अगर उसको कोई भी बीमारी है पहले से। तो BDA। साथ ही साथ अब वो क्या क्या रिस्ट्रेंट से हटाया गया उनको, तो वो सी जो है वो बता रहा है कि वो अब रिफ्यूज नहीं कर सकते, चाहे इंसान को कैंसर हो, हार्ट हो, रेनल फेलियर हो या एड्स हो। तो BDAC। तो क्या होगा हमारा? ए आंसर होगा। ठीक है। अब ये 9th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एरर निकालनी है। ठीक है। टू हिज इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस इन फार्मिंग ही वॉज गिवन द कृषि पंडित अवार्ड लास्ट ईयर। कह रहा है कि उसके इनोवेटिव आइडियाज और जो प्रैक्टिसेस थी, मतलब जो तरीका था खेती करने का, उसके लिए उसे कृषि पंडित अवार्ड लास्ट ईयर दिया गया है। क्या होगा दिक्कत? यहाँ पे क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू हिज आइडियाज, मगर बात यह है कि किस लिए दिया गया था? उसके इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस के लिए। ऐसे में जब हमें रीजन शो करना होता है कि किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है, तो हम यूज करते हैं फॉर का। फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है। अब मान लो अगर मैं टू लिख दूं तो गलत नहीं है, ही वॉज अवॉर्डेड टू हिज ब्रेवरी, नहीं, फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है। तो ये यहां पे क्या होगा? फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज। तो दिक्कत कहां पे थी? ए में थी। अब इसमें एरर ढूंढो 10th वाले में। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर, कह रहा है प्यार करने वाली माँ ने जो आखिरी चीज दी, गेव हर ओनली सन, अपने सन को आखिरी जो चीज दी
वॉज हिज ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दिया था। कहाँ पे दिक्कत है? द लास्ट थिंग, ठीक है। दैट द फॉन्ड मदर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। गेव पास्ट टेंस चल रहा है। हर पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओनली एक और एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 एडजेक्टिव एक साथ या 3 या उससे ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं नाउन से पहले। सन नाउन, वॉज वर्ब, हिज ब्लेसिंग, हिज में दिक्कत है यहाँ पर। हर होना चाहिए। मदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर यूज़ करेंगे। तो दिक्कत कहाँ पे थी? गेव हर ओनली सन, वॉज हिज नहीं, वॉज हर ब्लेसिंग। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।